प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि वर्णमाला का पार्ट 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वर्णमाला भाग 2 के विषय में चर्चा करेंगे, जो उसका अगला हिस्सा है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो पिछला लेक्चर मैंने लिया, जाहिर है कि वो आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम वर्णमाला की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो वर्णमाला की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो सकती हैं, पर चर्चा करेंगे। और वर्णमाला में मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया कि स्वर को हम अलग तरीके से और व्यंजन को अलग तरीके से देखेंगे। इससे क्या होगा कि अगर दोनों कंसेप्ट हम अलग अलग पढ़ेंगे तो बातें बेहद सरल और बेहद आसान हो जाए। तो अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी सी बनी होगी कि सर आखिर जो हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो क्या ये वर्णमाला अगर आप अपने तरीके से लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसका सारा कंसेप्ट नष्ट हो। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये जो ग्राफ बनाता हूँ, बच्चे सोचते होंगे कि सर इतना अच्छा बनाते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं, वो पूरा साइकोलॉजिकली मैंने सेट किया है। अगर आप अपनी कॉपी पर एज इट इज़ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें आपके मन में सदैव सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी। और अगर आप ये समझ रहे हो कि सर केवल अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस वर्ण को कहाँ और कैसे पढ़ना है, यही सबसे ज़्यादा क्लासिक बात है इस पूरे लेक्चर का। जो भी क्लासेस मैंने लिया है उस क्लासेस का इस तरीके से फ्रेम करना ही इसकी काबिलियत नहीं है। की काबिलियत इसमें इसलिए छुपी हुई है क्योंकि यदि एज इट इज़ आप अपनी कॉपी पर नोट करते हैं तो चीज़ें आपको बहुत सरलता से, बेहद आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। एक लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में वो अपनी छाप बना रखेगी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले बहुत अच्छे तरीके से मेरे सारे कंसेप्ट को समझिएगा कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर है कि हम जैसा मैप ड्रॉ करेंगे आपके साथ वर्णमाला के फीचर्स को लेकर के, आपको ही एज इट इज़ करना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि स्वर को अलग तरीके से पढ़ना है, व्यंजन को अलग ढंग से पढ़ना है। पर स्वर और व्यंजन को एक साथ पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके कुछ मूलभूत प्रश्न जो सामान्य तरीके से पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके विस्तार पर आते हैं। तो आइए बात करते हैं स्वर और व्यंजन की। तो आपको पता होगा कि ये जो वर्ण हैं, वर्ण के भेद की बात की गई थी, तो वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें जो पहला भेद है, याद होगा मैंने कहा था कि वर्ण का जो पहला भेद है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वर। और वहीं ये दूसरे भेद की अगर बात करें तो उसे आप व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्वर और व्यंजन। इसी क्रम में आपको एक चीज और बता दें कि अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हम स्वर को अच कहते हैं, और वहीं संस्कृत में व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन को हम आप क्या कहते हैं, हल कहते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, वॉयल। कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन इसका वाउल करते हैं, पर वॉवेल है जो सरलता ढंग से आप समझ पाएं। और ये है कॉन्सोनेंट। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये अलग अलग भाषा में हम कहते हैं। तो हिंदी में हम इसको किस नाम से जानते हैं, अगर सरलतम ढंग से देखा जाए तो आप बताएंगे कि हिंदी में हम इसे स्वर कहते हैं, संस्कृत में यस, संस्कृत में अच कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे वॉवेल कहते हैं। व्यंजन को हम
ये हिंदी में कहा जाता है, संस्कृत में हम इसको हल और इंग्लिश में हम इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब इसके अगले फीचर की बात करें, इसी क्रम में एक और शानदार इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी वर्ण वाले ही सेगमेंट में एक नाम आता है अयोगवाह का। क्या है ये? अयोगवाह। अयोगवाह दरअसल तीन शब्द खंड से मिलकर बना है, अ, योग और वाह। अयोगवाह में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, तो हिंदी के संदर्भ में अयोगवाह 2 होते हैं। हिंदी के संदर्भ में अगर हम बात करें, अयोगवाह 2 हैं। एक ये हो गया अंग और ये हो गया अह। एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि अंग और अह, इनके विषय में कहा जाता है कि जो अयोगवाह होते हैं ये न तो स्वर होते हैं और ये न ही व्यंजन होते हैं। अर्थात ये जो अयोगवाह हम आप पढ़ रहे हैं, न ही ये स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, पर ये वर्ण हैं। ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं, पर न तो हम इन्हें स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माने जाते हैं, अगर आप ऐसे समझना चाहें तो। अब सवाल क्या है स्वर के संदर्भ में, इससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा और परिचय करा दूं। ये जो है इसे अंग कहते हैं और इसका नाम है अनुस्वार। तो हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और ये जो है इसको व्यक्तिगत कहा जाता है विसर्ग। इसको विसर्ग कहा जाता है। और अगर सवाल पूछा जाए कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, अगर पूछ लिया गया कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताइएगा कि इसका उच्चारण स्थान है नासिका। और अह का उच्चारण स्थान यदि पूछा जाता है तो बेहद सरलता से आप बता पाएंगे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। ये तो सामान्य बात रही। विशेष बात में हम देखेंगे जो स्वर वाले हिस्से में है कि स्वर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो आइए हम उसकी भी बात कर लें। स्वर में जो पहला और महत्वपूर्ण तथ्य होगा वो आपको ये जानना होगा कि स्वर की परिभाषा क्या है। दूसरा प्रश्न होता है कि स्वर की संख्या कितनी है। और तीसरा प्रश्न हो जाता है कि स्वर में जो मात्राएं हैं वो मात्राएं कितनी है, मात्राओं की संख्या क्या है। इसी क्रम में हम जानेंगे कि स्वर के मुख्यतः भेद कितने हैं। और इसी क्रम में जानेंगे हम स्वर के संदर्भ में अगर एक बात और, तो विशेष करके एक इंफॉर्मेशन हम देख लें, इसी में ज़्यादा अच्छा होगा। विशेष व्यंजन के संदर्भ में भी ठीक यही। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। दूसरा तथ्य हम सीखेंगे कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है। इसी क्रम में हम सीखेंगे कि कुल संख्या कितनी है। इसी क्रम में सीखेंगे कि इसके कुल भेद कितने, के कुल भेद कितने। हालांकि विशेष का कंसेप्ट इसमें भी आएगा, पर वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो हम अपनी चर्चा के दौरान ही आपको बता देंगे और आप वो सरलता से समझ पाएंगे।
स्वर की परिभाषा आपको खुद ही लिखना है। अब इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं, वो भी मेरे ऊपर मत छोड़िएगा, पर परिभाषा क्या होती है बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए, हम वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण स्वर भी हैं, वर्ण व्यंजन भी है। तो जब स्वर की परिभाषा हम लिखते हैं तो कहते हैं कि जिन वर्णों को, इसमें भी हम स्वर के परिभाषा में भी हम वर्ण का जिक्र करेंगे और व्यंजन की परिभाषा में भी वर्ण का जिक्र करेंगे। जाहिर है आपके मन में ये सवाल आएगा, क्योंकि ये दोनों ही वर्ण के भेद हैं, पर वर्ण के जो दो भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब एकदम सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में किसी के मदद की आवश्यकता नहीं होती, या जिन वर्णों को बोलने में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं होता, उसे हम स्वर कहते हैं। माने स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार का विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं होता, ऐसा विद्वान कहते हैं। वहीं व्यंजन के संदर्भ में कहा जाता है कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर हम बहुत कम शब्दों में कहें तो आप ऐसे समझ लें कि जो स्वर होता है, अगर हम केवल स्वर की बात करें तो स्वर में कहा जाता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार के बाधा की आवश्यकता नहीं होती किसी अन्य की। जबकि अगर हम इनके परिभाषा की बात करें, व्यंजन के परिभाषा की, तो कहते हैं कि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, पर व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम स्वरों कर दे रहे हैं प्लूरल सेंस में। सवाल 2 है कि संख्या इसकी कितनी है, तो 11। मात्रा इसकी कितनी है, तो 10। भेद इसके कितने हैं, तो 3। स्वर के भेद की बात कर रहा हूं। अब सवाल आपके मन में आएगा कि जो 11 हैं वो हैं कौन कौन से। एक तो अस्वर हो गया, एक आ हो गया, एक छोटी ई, एक बड़ी ई, एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, एक री, एक ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये 11 हो गए होंगे अगर आप इनको काउंट करेंगे। इन्हीं की मात्राएं होती हैं। अगर इन्हीं की मात्राओं की बात करें तो अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, हमने क्रॉस कर दिया। आपको आ की मात्रा देखने को मिलेगी, छोटी ई की मात्रा मिलेगी देखने को, बड़ी ई की मात्रा इधर से, छोटा ऊ इधर से, बड़ा ऊ इधर से। री की मात्रा के लिए किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे घुमा देते हैं, री हो जाता है। ए के लिए 1 मात्रा, ऐ के लिए 2 मात्रा, ओ के लिए 1 मात्रा और औ के लिए 2 मात्रा। तो ये है इसका मात्रा। ये स्वर 11 पर मात्राओं की संख्या 10, क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वहीं जब हम इनके भेद की बात करते हैं तो भेद में 3 जिक्र है। तो जाहिर सी बात है कि 3 में जो पहला है उसे आप ह्रस्व स्वर कहते हैं, दूसरा जो है उसे आप दीर्घ स्वर कहते हैं, तीसरा जो है उसे आप प्लुत कहते हैं। ये 3 इसके क्या हो गए, भेद हो गए। सवाल आपके मन में होगा कि सर फिर विशेष में क्या हमको देखना है। तो विशेष में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा।
ध्यान से इसको समझिएगा। अगर पूछा जाए सभी स्वर क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप बहुत अच्छे से बड़े प्रेम से लोगों से बताइएगा कि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। दूसरा सवाल, और सभी स्वर क्या होते हैं, तो आप बताइएगा कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इनको डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि सभी स्वर क्या हैं, आपने कहा सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। बहुत अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो सघोष को अगर केवल घोष कह दे तो भी सवाल गलत नहीं होगा, उत्तर फिर भी सही है। सघोष कह दिया जाए या फिर केवल घोष कह दिया जाए, बात एक ही है। तो स्वर में विशेष आपने ये देखा कि विशेष में पहला इंफॉर्मेशन ये है कि सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और मुझे लगता है यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो। अब सवाल हम व्यंजन की तरफ कूच करते हैं। व्यंजन के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो थोड़ा सा आप इस पे समझ आपकी बढ़ जाएगी। फिर हम एक एक करके अलग करके हम इसको पढ़ेंगे। तो आपने देखा ये वाला सारा हिस्सा तो बन गया। अब बात करते हैं हम मूल संख्या की। जब हम मूल संख्या पर चलते हैं तो व्यंजन में जब मूल संख्या की बात करता है तो मूल संख्या के लिए आप बताएंगे 33। कुल संख्या की जहां बात आती है तो हो जाता है 39। और जब भेद की बात आता है तो इसके भेद मुख्यतः 3 हैं। अब ये 33, 39 कैसे हैं, इस हिस्से को हम समझेंगे जब हम व्यंजन को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल संख्यात्मक वैल्यूज को थोड़ा सा आप देख लेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी। तो यहाँ आपने देखा कि स्वर के 3 भेद ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 हैं। वहीं अगर हम व्यंजन के भेद की बात करें तो जिसमें पहला भेद कहा जाता है स्पर्श व्यंजन के नाम से, वहीं दूसरा व्यंजन जो होता है उसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। एक सवाल अपने जहन में और बना करके रखिएगा और अच्छी बात भी लगेगी। अंतस्थ के संदर्भ में मैंने यहाँ स्टार बना दिया है, क्यों कि अंतस्थ को स्वर तथा व्यंजन के अंतस्थ को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप इसमें काउंट करते हैं वैसे ही इसमें एक बात और अंडरस्टूड हो जाता है। इसीलिए अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसीलिए अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहा जाता है। हालांकि जब इसको और ज्यादा नियमों पर परखा जाता है तो अंतस्थ में से केवल 2 ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से अर्धस्वर की कैटेगरी में आते हैं तो चारों, पर वो 2 कौन से हैं जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो केवल 2 की बात। या तो सवाल ऐसे पूछ लिया कि जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, इन सब में से किसे अर्धस्वर कहा जाता है तो उत्तर अंतस्थ हो गया। पर अंतस्थ के जो चारों वर्ण हैं यदि उनके अंदर जाकर के पूछे कि इन चारों में से कौन हैं तो या तो कह दे ये सभी, अगर विकल्प में है तो ठीक है, पर ऐसा आएगा नहीं, आएगा केवल 2 का नाम आएगा। 2 वर्ण ऐसे हैं जो अंतस्थ हैं। कौन कौन से हैं ये हम वहां चर्चा करेंगे, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। तो जाहिर है कि ये वाला ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से
एक एक हिस्से को अलग अलग करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब सवाल ये है कि इनको पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो स्वर को विस्तार से पढ़ेंगे, पहले स्वर के विषय में पढ़ेंगे। तो स्वर को मैंने आपको बताया रहा होगा कि स्वर हम कई स्टेप पर जाकर पढ़ेंगे, कई तरीके से, कई अलग अलग ढंग से हम इसके बारे में समझेंगे जिससे स्पष्ट हो जाए। उसमें मैंने आपको बताया रहा होगा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, फिर उच्चारण के कालमान के आधार पर, फिर उच्चारण आधार पर, ऐसे बहुत सारे आधार हैं जिसकी शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। उसको ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से उसके आधार हैं और कैसे कैसे आपको उसे समझना है या कैसे कैसे उसको सीखना। तो मैं एक अगला स्लाइड लेने जा रहा हूँ, इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही बनाएंगे तो आपको क्या होगा ना, एक बार में आप ये मैप देखेंगे और एक बार में वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वर्ड हेडिंग बना लिए, स्वर के बारे में लाइन खींचते चले गए, एक तरफ से ये जो मैं इस तरीके से बनाया हूँ वो यहाँ से एरो बना करके ऐसे क्रम से लिख देते, बाद में वो एक पुस्तकाकार हो जाता है, जैसे पुस्तक में इंफॉर्मेशन दी गई है ठीक वैसे ही हो जाता है। तो वो बातें याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और जो इस तरीके से मैप में होता है, इसको देखते ही हर एक स्टेप पर एक नया क्वेश्चन है, परिभाषा, संख्या, फिर मात्रा, फिर भेद, फिर विशेष, एक सरसरी नज़र में आप वो सारे स्टेप से गुजर जाते हैं जहाँ जहाँ से सवाल बनता है। तो मुझे लगता है कि ये बात या यहाँ तक की बातें आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम चल रहे हैं अगले चरण पर, वहाँ हम क्या क्या देखते हैं आइए हम उसकी चर्चा कर लें। अब बात आती है स्वर की। तो स्वर की हम शुरुआत करते हैं। स्वर में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर को उत्पत्ति के आधार पर क्या बांटा गया भाई। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा इसमें सेगमेंट आता है उच्चारण के कालमान, कालमान को हम समय भी कहते हैं। उच्चारण के समय के आधार पर कि स्वरों को बोलते समय जितना समय लगता है, जो समय स्पेंड होता है, उस आधार पर इसका बंटवारा है। और एक देखेंगे उच्चारण के आधार पर। अभी इसके बाद एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, वो क्या है वो भी हम अगले स्लाइड में बता दें, नाम लिख दें। वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये तीनों बातें अलग हैं, उच्चारण स्थान अलग है, उच्चारण के आधार पर अलग है, उच्चारण के कालमान के आधार पर या समय के आधार अलग है, और उत्पत्ति का आधार वो क्या है, अलग है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके भेद की। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था कि इसके दो भाग हैं। उच्चारण के कालमान के आधार पर इसके 3 भाग हैं और उच्चारण के आधार पर इसके 2 भाग हैं। अब ये कौन कौन से हैं इनका नाम लिख दें तो फिर हम अपनी बात की शुरुआत करें। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जो पहला नाम आता है उसमें जिक्र आता है मूल स्वर का, मूल स्वर, और इसी में दूसरा नाम जो आता है वो आता है संधि स्वर का, मूल स्वर और संधि स्वर। पर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं उच्चारण के कालमान के आधार पर, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले एक नाम आता है जिसे आप कहते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा इसमें आता है दीर्घ स्वर, और इसी के अंतर्गत तीसरा भी आता है प्लुत स्वर। और उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं, एक तो होता है सानुनासिक, हम इसके बारे में पहले भी अनुनासिक या सानुनासिक कहा जाता है, और एक नाम है निरनुनासिक। निरनुनासिक। सानुनासिक में कौन सा स्वर है हम यही थोड़ा स्पष्ट कर दें। अनुनासिक या सानुनासिक दोनों में से कुछ भी कहा जाता है। ये
और बाकी जितने बचे हैं शेष सभी स्वर वो निरनुनासिक हैं। शेष सभी क्या है, निरनुनासिक हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट डेप्थ है। वो केवल उतना ही जान लीजिए कि अगर डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान नहीं उच्चारण के आधार पर, तो आप बताएं 2 है, और सवाल उसके बनने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। अब मूल स्वर और संधि स्वर की संकल्पना क्या है अगर हम इसकी बात करें, तो एकदम सरल सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मूल स्वर होते हैं, कहा जाता है कि इसका निर्माण एक ध्वनि से होता है। वे वर्ण जिनका निर्माण एक ध्वनि से हुआ हो वो मूल स्वर कहलाते हैं, और संधि स्वरों का निर्माण हमेशा 2 या 2 से अधिक ध्वनियों से होता है। तो 2 ध्वनियों से जब मिल जाएं, जो भी बने वो क्या हो जाएंगे, संधि स्वर कहलाएंगे। संधि का मतलब ही होता है मेल। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, मेल है, तो इसलिए बेहद स्पष्ट हो जाता है, कोई बहुत तनाव लेने की बात नहीं। इसी क्रम में अब एक सवाल आपसे बनेगा, तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं, ये पहले जान लें। तो कुछ का जिक्र कर रहे हैं, आप जानते भी हैं उनको। एक तो है अ, पहला जो स्वर है वो क्या है, अ है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। अ हो गया, छोटी ई, छोटा उ और री। ये जो 4 हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वर कहने के पीछे की वजह क्या है, तो मुझे लग रहा है कि आप बेहद सरलता से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये एक ध्वनियों के बने होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये एक ही ध्वनि के क्यों बने हैं। अगर मैं कहूं कि इन्हें आप ब्रेक करके दिखाइए, इन्हें आप 2 भागों में हमको तोड़ करके दिखाइए, तो यू कांट ब्रेक इट, आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे। और न तोड़ने की स्थिति में ये मानना पड़ेगा आपको कि ये क्या हैं, एक ध्वनि से बने हैं। तो एक ध्वनि से जो भी निर्मित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इसी सवाल को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए, कहते हैं कि यदि हम अ और अ इसी को 2 बार रिपीट कर दें, माने अ और अ रिपीट करें, तो आ स्वर का निर्माण होता है। 2 छोटी ई को रिपीट करें तो बड़ी ई का निर्माण होता है। 2 छोटा ऊ को रिपीट करें तो बड़ा ऊ का निर्माण होता है। ऐसे ही 2 री को अगर रिपीट करें तो बड़ी री का निर्माण होता है। पर अफसोस की बात है कि ये आपसे परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज हिंदी में इस स्वर की कोई संकल्पना है नहीं, और जब हिंदी में इसकी संकल्पना नहीं है तो इसके लिए परेशान भी क्या होना। अब अ प्लस अ मिलकर के क्या बन गया, अ प्लस अ मिलकर के बना आ। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना, बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बना, बड़ा ऊ। ये देख रहे हैं, तो माने ये भले ही दिखने में या आकृति में एक हैं, पर इनका निर्माण 2 की मदद से हुआ है, क्योंकि ये आ 2 छोटे अ से, बड़ी ई 2 छोटी ई से, बड़ा ऊ 2 छोटा ऊ से मिलकर बना। यदि ये 2 के मेल से बने हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें संधि स्वर कहने में हमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में अब तो हमने इसका स्क्वायर किया तो ये बात समझ पाए। अब इसको अगर हम अल्टरनेशन करना शुरू करें, अल्टरनेट लेना शुरू करें, जैसे अ के साथ अगर हम छोटी ई, अ के साथ यदि हम छोटी ई लगाते हैं तो नया स्वर, और अ के साथ यदि हम छोटा ऊ लगाते हैं तो नया स्वर। क्या नया स्वर है, यदि अ के साथ छोटी ई लगाते हैं तो बन जाता है ए। अ के साथ छोटी ई लगाते हैं तो क्या बन जाता है ए। अ के साथ अगर ऊ लगाते हैं तो बन जाता है ओ। ए और ओ का निर्माण हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐ और औ कैसे बना, तो ध्यान रखिएगा, अ तो है ही, पर ये जो ए है इसी की मदद लेकर के ऐ का निर्माण किया गया। वैसे औ का निर्माण अ
प्लस ये जो ओ बना है उसी की मदद लेकर के औ का निर्माण किया गया। अब जो आपके सामने बना है वो क्या बना, एक तो बना अय और दूसरा बना औ। अर्थात अगर हम ध्यान से समझें इसकी बारीकियों पर पूरा कंसल्टेशन करके, तो आप देखें कि ये जो 3 हैं ये भी 2 ध्वनियों से बने, ये जो 4 हैं ये भी 2 ध्वनियों से बने। तो ध्यान रखिएगा, सवाल बनता है कि ए किन 2 ध्वनियों से मिलकर बना, तो अ और ई मिलकर के ए बना। ऐ किससे किससे मिलकर बना, तो अ ए मिलकर के ऐ बना। ओ किससे किससे मिलकर बना, अ और उ मिलकर के ओ बना। अ प्लस ओ मिलकर के औ बना। तो ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। अब हुआ क्या, एक बहुत बारीक सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये बात भी आपने सही कहा। 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। अगर हम इनके संरचनात्मक हिस्से की बात करें, इनके बनावट की बात करें, तो आपको एक अच्छी बात इसमें समझने को मिलेगी। क्या कि ये जो आ है ये अपने ही जैसे 2 से मिलकर बना, बड़ी ई अपने ही जैसे 2 से मिलकर बना, बड़ा ऊ अपने ही जैसे 2 से मिलकर के बना। पर यही बात ए ऐ ओ औ पर लागू नहीं होता। ए ऐ ओ औ को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो प्लस के दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के स्वर मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। ए किससे मिला, अ और ई से। ऐ किससे मिला, अ और ए से। ओ किससे मिला, अ और ऊ से। औ किससे बना, अ और ओ से। तो इस आधार पर अगर हम आप बात करें तो ये जो संधि स्वर है, संधि स्वर को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया, और जो अपने ही जैसे 2 से मिलकर के बने उनको कहा गया कि ये मूल दीर्घ स्वर हैं। ये कौन से स्वर हो गए, मूल दीर्घ स्वर। और जो अलग अलग से मिलकर के बने इनको कहा गया कि ये संयुक्त स्वर हैं, और या फिर इनको मिश्रित स्वर से भी नवाजा गया कि इन्हें आप मिश्रित स्वर भी कहें तो कोई गलत नहीं है। अब यहां तक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए, पर इसके बाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आइए उसको समझते हैं। अब यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि मूल या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आपका उत्तर होना चाहिए 4। ये मूल स्वर कितने हैं? 4। पर मूल दीर्घ स्वर कितने हैं यदि आपसे पूछा जाए, तो आपका उत्तर होगा 3। 1 2 3। संयुक्त स्वर यदि आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो 4। पर संधि स्वर की संख्या यदि पूछी जाए तब क्या आप बताएंगे? तो संधि स्वर की संख्या है 7। क्यों? क्योंकि 3 और 4 ये दोनों संधि स्वर के ही हिस्से हैं, इसीलिए संधि स्वर की संख्या 7 है। पर संधि स्वर के यदि भेद पूछा जाए, यदि इसके भेद की बात करें तो भेद 2। पहला भेद क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होगा? संयुक्त या मिश्रित स्वर। तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा, जिसे क्रमशः मूल स्वर और संधि स्वर कहा गया। मूल स्वर एक ध्वनि से बना हुआ है, संधि स्वर 2 ध्वनियों से मिलकर बना। अब मूल स्वरों की संख्या 4 है, संधि स्वरों की संख्या 7 है, पर भेद 2 है। भेद हमने क्यों किया? क्योंकि इनकी जो बनावट है, इनकी जो संरचना है, वो संरचना अलग अलग है। अगर संरचनाएं अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उनको किस आधार पर बांटे। तो हमने देखा कि जो अपने ही जैसे 2 से मिलकर बने थे उन्हें हमने मूल दीर्घ कहा, जो अलग अलग 2 ध्वनियों से मिलकर बने उन्हें हम संयुक्त या मिश्रित नाम देते हैं। तो अगर अब ध्यान रखिएगा, यदि दीर्घ स्वर कहेगा तब जान लीजिएगा कि प्रश्न ये वाला पूछा जा रहा है आपसे। पर यदि मूल दीर्घ स्वर कहता है, मूल दीर्घ स्वर कहेगा, तब आपका जवाब 3 होगा।
संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर की बात करेगा तब आपका जवाब 4 होगा। दीर्घ की केवल बात करेगा तो संख्या बदल जाएगी, तब संख्या क्या होगी वो बात अभी हम यहां समझ लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की। ये वाला हिस्सा आप जान गए होंगे कि क्या मैं समझाना चाह रहा था, तो इसको अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसको और विस्तार से देखते हैं, इसमें हमने क्या सीखा, अब इसमें क्या सीखने लायक बचा हुआ है, महत्वपूर्ण बात। तो यहाँ बात रही है ह्रस्व की। एकदम सरल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई एकदम उलझने की बात नहीं है। अब इसमें इसको जो बांटा गया वो किस आधार पर बांटा गया, पहले इसके बेस आपको पता होने चाहिए। मैंने कहा कि ये जो स्वर हैं जिनके बारे में हम आप पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, इन स्वरों को अभी तो हम केवल 3 आधार पर देख रहे हैं। उच्चारण के कालमान का मतलब ये है कि स्वरों को बोलते समय कुछ समय लगता है। कुछ स्वर बहुत कम समय में बोल दिए जाते हैं, कुछ ऐसे स्वर हैं जो उनसे ज़्यादा समय लगाते हैं, कुछ और हैं जो और ज़्यादा समय लगाते हैं। तो ह्रस्व स्वर उसे कहा जाता है जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा विशेष रूप से, ये सरलतम ढंग से जान लीजिएगा कि जिनको बोलने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। और कहा गया है कि ह्रस्व में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय दीर्घ में लगता है। तो अगर हम ये कहें कि ह्रस्व का 2 गुना माने गुणे 2 समय किस में लगता है, दीर्घ में। और इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए अगर पूछा जाए कि ह्रस्व का 3 गुना समय किस में लगता है तो आपका जवाब हो जाएगा वो प्लुत कहलाता है। ये तो बात आप समझ पाए होंगे। यहाँ एक बात अभी हम और आपको समझाने वाले हैं इसी के नीचे, पर सबसे पहले हम ये पूरी बात खत्म कर लें, तब ये समझने में आपको बेहद सरलता होगी। ये तो अब प्रश्न ये है कि ये हम कैसे पता करेंगे कि किनको बोलने में कम समय लग रहा है, किनको बोलने में अधिक समय लग रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। हम थोड़ा सा पहले वाले कंसेप्ट पे आ जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। आपने कहा हाँ, कौन कौन सा, मूल और संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहा गया है, जो एक ध्वनि से बने हैं। संधि स्वर किसे कहा गया, जो 2 ध्वनियों से बने हैं। तो आप सोचिए, जो ये 4 लोग हैं एक ध्वनि से जो बने हैं उनको बोलने में कम समय लगेगा, कि ये जो लोग हैं 7 लोग जो 2 ध्वनि से मिलकर बने हैं उनको बोलने में कम समय लगेगा। तो ये छोटा सा बच्चा भी बता पाएगा कि जो एक ध्वनि से बना होगा उसको कम समय लगेगा, जो 2 ध्वनि से बना होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए जो यहाँ उत्पत्ति के आधार पर मूल के नाम से जाने जाते हैं वही यहाँ ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं। तो ह्रस्व में क्या क्या आ गया, एक तो आ गया आपका अ, एक आ गया ई, एक आ गया उ और एक आ गया री। ये क्या हो गए, ह्रस्व हो गए। दीर्घ में जितने लोग 2-2 ध्वनियों से बने हैं, ये 3 और ये 4, 4 3 7, ये सातों क्या हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। जैसे क्या क्या है, एक तो हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी दीर्घ कहलाएंगे। और प्लुत का एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है ओम। ओम में ये जो बीच वाला है ना, ये गिनती के 3 की तरह होता है और इसी को बहुत लंबे समय तक, जैसे जो ऋषि मुनि हैं वो ओम का जाप जब करते हैं तो ओम वाला हिस्सा बहुत लंबे समय तक बोलते हैं, तो उसे मान लिया गया है ये प्लुत है। अब ये तो आप समझ पाए। तो जब संख्या की बात आएगी, आप मेरी बात समझिएगा, तो इसकी संख्या तो क्या है, 4 ही है।
पर इसकी संख्या बदल करके अब कितनी हो गई है, दीर्घ की संख्या 7 हो गई है। और इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये एक उदाहरण आता है या फिर किसी का नाम लेते समय आता है, ज़्यादातर ओम आएगा। जैसे ए लड़के, ए लड़की, इसको भी बहुत लंबे समय तक खींच करके बोला जाता है। अब अगर हम इसी क्रम को ध्यान से देखें तो ये जो हैं इनको आप क्या क्या नाम दे सकते हैं। आइए अब हम इस नामकरण की बात कर लें। आपको पता होना चाहिए कि इसको ह्रस्व स्वर कहते ही हैं हम लोग, ठीक। ध्यान रखिएगा कि इसको मूल स्वर भी कहते हैं, अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा, और इसी को एक और नाम दे दिया जाता है, इसको एक मात्रिक भी कहा जाता है। और इसको क्या कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको लघु स्वर कहते हैं। ये बात हम कहाँ चर्चा करेंगे, ये लघु स्वर वगैरह का जिक्र आता है जब हम छंद पढ़ते हैं, छंद की जब टॉपिक पढ़ेंगे तो छंद के टॉपिक में वहाँ ये आएगा। इसी तरीके से अगर इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ तो है ही। अब इसी क्रम में इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये मूल है। मूल के पैरेलल क्या था, संधि था, तो इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। इसी के पैरेलल यदि इसे एक मात्रिक कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसको द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। इसी के पैरेलल एक इंफॉर्मेशन और, इसको गुरु कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, तो गुरु वर्ण के अंतर्गत ये गिना जाता है। ये भी सरल सी बात है। इसी क्रम में अगर हम अगले चरण पर आते हैं तो इसमें बहुत नाम नहीं है। एक तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं, प्लुत स्वर। और इसी क्रम में एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्लुत स्वर का अगर पूछा जाए हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा उछलता हुआ, इसका क्या है, हिंदी अर्थ है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लुत का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो उछलता हुआ। और ध्यान रखिएगा कि प्लुत को हम त्रिमात्रिक कहते हैं, इसको हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। इस तरह से जो हमने विभाजन देखा ये आप समझ पाए। अच्छा, इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो बताने जा रहे हैं। ये जो अपने जैसे ही दो से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको सवर्ण कहा जाता है, सवर्ण, या फिर इसको सजातीय कहा जाता है। और ये अलग अलग से मिलकर के बने हैं, इसीलिए इसको असवर्ण कहा जाता है। असवर्ण, या फिर इसको विजातीय स्वर कहा जाता है। तो जो एक सवाल आता है कि जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। कौन कौन सा, एक है सजातीय और एक होता है विजातीय। अगर पूछा जाए जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताइए, तो कम से कम आपको ये पता हो कि सजाति और विजाति। सजातीय कौन है, वही जो मूल दीर्घ हैं वो सजातीय हैं। सजाति का मतलब अपने ही जैसे स्वरों से जिसका निर्माण हो, और जो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने हैं उन्हें विजाति कहते हैं। और एक अच्छी बात बता दें, यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद वाले पार्ट पर चलते हैं, जहां अब हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है वो कैसे है। तो उच्चारण के आधार पर सानुनासिक, निरुनासिक। अब हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। देखिए, मैं इस पर विशेष जोर दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे होगा, अब हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कहा जाता है कि स्वरों को 6 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला, ये जो हैं, पहला है कंठ।
दूसरा है तालु या तालव्य, तीसरा है मूर्धा या मूर्धन्य, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है कंठ, तालु या तालव्य, और सातवां है कंठोष्ठ। जाहिर है आपके मन में एक सवाल आ गया होगा, सर वहां आपने 6 लिखा, यहाँ नाम 7 लिखा। नाम 7 इसलिए लिखने की जरूरत है कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं किसी भी प्रकार का डाउट बनना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये 7 लिखे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे जो स्वर हैं वो ये इन स्थानों से बोले जाते हैं, अभी हम पता कर लेंगे कि कौन कहाँ से बोला जाता है। कंठ ये है गला का ये वाला हिस्सा जहाँ आप देख रहे हैं, ये उभरा हुआ है, ये कंठ है। जिन स्वरों को बोलते समय इस कंठ पर विशेष प्रकार का दबाव पड़ता है, हम ये मान लेते हैं कि वो स्वर क्या होंगे, कंठ स्वर होंगे। फिर क्या है, जीभ जो आपका है, आपका ये एकदम आउटर पार्ट, ये लिप्स है, लिप्स के पीछे दांत है। अब दांत के थोड़ा सा पीछे ऊपर अगर जाते हैं उसे तालु कहते हैं, और मूर्धा जो है तालु के थोड़ा सा और पीछे जाने पर है। अब सीधी सी बात है कि जो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं वो कंठ ध्वनि है, जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं वो तालव्य हैं। मूर्धा वाले का 2 लक्षण है। पहला लक्षण, यदि आपका जिह्वा, जैसे इसका लक्षण 1, यदि जीभ किसी भी वर्ण को बोलते समय पीछे की तरफ घूम जाए तो मूर्धा है। और इसका दूसरा एंटीक लक्षण ये है कि जीभ में अगर वाइब्रेशन पैदा होगा तो मूर्धा होगा। मूर्धा के दोनों लक्षण याद रखिएगा। व्यंजन का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ हम आपसे पूछेंगे कि मूर्धा किसे कहते हैं। जीभ अगर पीछे की तरफ पलट जाए तब अगर जिसे, जैसे ट ठ ड ढ ड़ ट ठ, तो पूरा ट वर्ग बोलने के लिए हमें मूर्धा का ही प्रयोग करना पड़ता है। या जीभ में वाइब्रेशन पैदा हो, जैसे र र र बोलकर देखिए, पूरे व्यंजन में र ऐसा है जिसको बोलते समय एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन पैदा होता है। और जो दांत की सहायता से बोला जाएगा दंत है, जो ओष्ठ की सहायता से बोला जाएगा ओष्ठ है। अब जिसको बोलने में कंठ और तालु दोनों की भूमिका होगा वो कंठ तालव्य है। जो कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद से बोले जाएंगे वो कंठोष्ठ हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अ और आ 2 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में हम कंठ का प्रयोग करते हैं। तालु में आता है एक तो छोटी ई और एक तो बड़ी ई, इन दोनों का उच्चारण करते समय हम तालु का प्रयोग करते हैं। मूर्धा के लिए केवल एक ही है री। री का उच्चारण आप करिएगा तो देखिएगा आपको जिह्वा वाइब्रेट होगी र की तरह। री बोल करके देखिएगा, आप महसूस करेंगे कि सर एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है। केवल री है, बड़ी री की संकल्पना हमारे हिंदी में है नहीं तो बात खत्म हो जाती है। ओष्ठ जिनको बोलते समय होठ गोलाकार हो जाए तो एक तो हो गया छोटा ऊ और एक तो हो गया बड़ा ऊ। अब देखिएगा, इससे एक निष्कर्ष और निकालिएगा। आपने देखा कि जहां से अ बोला गया वहीं से आ का भी उच्चारण हुआ, जहां से छोटी ई है वहीं से बड़ी ई की है, जहां से री की है वहीं संस्कृत में बड़ी री का भी वहीं से उच्चारण होता है, जहां से छोटा ऊ का उच्चारण होता है वहीं से बड़ा ऊ का भी उच्चारण होता है। ये विशेष बात आपको नोट करना है। इसका मतलब ये है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां से ए का उच्चारण होगा वहीं से ए का भी उच्चारण होगा, और जहां से ओ का उच्चारण होगा जाहिर है वहीं से औ का भी उच्चारण होगा। ये बात अंडरस्टूड है। तो हम केवल एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरा अपने आप मानक पर फिट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हम इसके कुछ समय पहले पढ़े
ए किससे किससे मिलकर बना, तो अ प्लस छोटी ई से मिलकर के बना है ए, और ओ किससे मिलकर के बना है, तो अ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है ओ। कहाँ, तो ये पहले देख लीजिएगा, ए किससे बना है, अ और ई से, ओ किससे बना है, अ और ऊ से। इसका प्रूफ ऑलरेडी आपके सामने है, जिससे कहीं डाउट ना हो। ए अ प्लस छोटी, ये ध्यान रखिएगा, ये चारों याद करके रखिएगा कि ये चारों किसकी किसकी मदद से बनते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में लोग गलती कर देते हैं कि अ और छोटी ई मिलकर यदि ए बना है, तो अ और बड़ी ई मिलकर के ए बना है, पर ऐसा है नहीं। अ और ए मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात अगले स्लाइड पर आते हैं, तो आइए देखते हैं। आपने ये देखा कि ये ए जो है अ और ई से मिलकर बना। अच्छा, अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्योंकि जो ए है वो ऐसी दो ध्वनियों से मिलकर बना है जिसका एक कंठ और एक तालु है, इसीलिए ए ओ का उच्चारण स्थान कंठ तालु माना जाता है। ठीक वैसे ही ओ, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ की संधि कर दिया गया तो कंठोष्ठ हो गया, और कंठोष्ठ से उच्चारण होता है ओ का और औ का। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ सवाल बिल्कुल सतर्कता पूर्वक आप इसका उत्तर दें, ये गलत ना करें कि कंठ तालु, ए का निर्माण अ प्लस ई से हुआ है, इसको उल्टा मत कर दीजिएगा। ई प्लस अ से इसका निर्माण नहीं हुआ है। अगर पूछा जाए कि ए बना है और विकल्प में ई प्लस अ दे दे, और विकल्प में अगर अ प्लस ई दे दे, तो क्रम ध्यान रखिएगा, ये क्रम गलत है, क्रम यही सही होगा, अ प्लस ई। इसीलिए इसका नाम कंठ तालु है। ध्यान रखिएगा, इसको अगर तालु कंठ कह देगा तो गलत हो जाएगा। गलतियां वो बहुत बारीकी से करा सकते हैं, आप यहां ध्यान नहीं देंगे, आपको लगेगा अरे यही दो से तो बोले जाते थे, जल्दबाजी में ऐसी गलती कर सकेंगे। ये कंठ ओष्ठ है, ओष्ठ कंठ नहीं होगा, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विकल्प में दे दिया ओष्ठ कंठ और आपने धूमधाम से लगा दिया कि ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंठ तालु नहीं है और ओष्ठ कंठ नहीं है, ये तालु कंठ नहीं है, क्या होगा, कंठ तालु। तालु कंठ नहीं, ये कंठ ओष्ठ, ओष्ठ कंठ नहीं। इतना विशेष अगर दबाव इम्फेसाइज कर रहा हूं, इसका मतलब ये है इसको बहुत सतर्कता से समझने की जरूरत है, अदरवाइज इसकी गलती आप कर बैठेंगे, फिर आपको लगेगा कि इतना पढ़ना लिखना हमारा क्या हो गया, बेकार हो गया। अब मेरे हिसाब से ये बात आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब इसी क्रम को थोड़ा सा हम और आगे लेकर के चलते हैं। अब जो हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो करेंगे जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं अपने अगले स्लाइड पर। यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो अब हाँ, सवाल ये था दंत, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है अगर आपको पता होगा, तो हमने देखा कि स्वर हमारे कुल हैं 11। ठीक, स्वर हमारे 11 हैं। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वरों का जिक्र किया गया, पर दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण हमें देखने को नहीं मिला। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में, मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी में ऐसा कोई स्वर नहीं है जिसका उच्चारण दंत से हो। ये अलग बात है कि हम नोट में ध्यान रखें कि ये लृ जो है वो संस्कृत का स्वर है, जिसका जिक्र यहां नहीं आएगा। संस्कृत में लृ स्वर का उच्चारण दंत से होता है, पर हिंदी में नहीं। एक सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए ओष्ठ दे दे, कंठोष्ठ दे दे, दंत दे दे, तालु दे दे, तो आप ध्यान रखिएगा दंत से हिंदी के किसी स्वरों का उच्चारण नहीं होता। इसलिए हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम एक ना होने पाए। जाहिर है आप ये बात समझ पा रहे होंगे।
तो ये हम देख पाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर तब कितने हुए। अगर हम बात करें तो इसका जिक्र तो खत्म हो गया। अब आपके पास बचा 1 2 3, माने कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत नहीं है, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। तो 1 2 3 4, 1 5 और 1 6, इसलिए एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हुआ, 6 हुआ। 7 लिखे थे, डाउट क्लियर हो गया होगा कि 7 लिखा गया है पर होता नहीं है। 7 इसलिए लिख दिए क्योंकि परीक्षा में ये विकल्प बन करके आपके सामने आएगा। तो ये मेरा मैप आपको याद रहेगा कि नहीं। दंत से सर ने साफ मना किया था कि दंत से हिंदी के किसी भी स्वरों का उच्चारण नहीं होता है। अब आते हैं हम जीभ प्रयोग वाले हिस्से पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो यहाँ 2 कंसेप्ट एक साथ सीखेंगे। एक तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन, और एक देखेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीभ प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे 2। अब सबसे पहले हम इनका नामकरण कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। जीभ प्रयोग में एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य या फिर केंद्रीय स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। ये 3। अब इसी क्रम में अगर ओष्ठ के आधार पर एक तो होता है वर्तुल या वर्तुलाकार कह देते हैं, और इसको कभी कभी वृत्ताकार आपके सामने आएगा, वृत्ताकार। ऐसे ही ये अवर्तुल आ जाएगा, अवर्तुल, या फिर आ जाएगा अर्ध वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार। ये तो वर्तुलाकार का मतलब क्या है, वर्तुल का मतलब ही होता है गोला, वर्तुल का मतलब क्या होता है, गोला। इसका मतलब होता है गोला, और अवर्तुल या अर्धवर्तुल का मतलब कि जिसको बोलने में ओठ गोल ना हो। यह भी हम लोग खूब अच्छे से सीख पाएंगे। अग्र स्वर में ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत कि अग्र स्वर में केवल एक का जिक्र आता है, अ। हालांकि कामता प्रसाद गुरु की किताब में अ और आ दोनों दिया गया है, पर अ मूल रूप से माना जाता है क्योंकि भोलानाथ तिवारी ने अपने में यही जिक्र किया है। अब अगर बात करें इसमें अग्र में क्या आता है, एक तो छोटी ई आता है, एक तो बड़ी ई आता है। और छोटी ई बड़ी ई के नाते, क्योंकि ए में भी छोटी ई आएगा और अ में भी छोटी ई की मदद से बना हुआ है, इसलिए ये क्रम से चारों अग्र में आ जाते हैं। अगर हमें ये याद हो जाए, देखिए कुछ कंसेप्ट याद करना होगा क्योंकि वहाँ बोल करके स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि अ हमारा मध्य या केंद्रीय है, छोटी ई बड़ी ई हमारा अग्र है। क्योंकि ए का निर्माण भी छोटी ई और बड़ी ई की मदद से होता है, इसलिए इसे भी हम अग्र के अंतर्गत शामिल रखेंगे। और वहीं पश्च वाले हिस्से में अगर बात करें तो बाकी जितने भी बचेंगे इनको छोड़ करके वो सभी पश्च में आ जाएंगे। जैसे क्या आएगा, एक आएगा आ, एक आएगा छोटा ऊ, आया आपका बड़ा ऊ, आया आपका ओ, आया आपका औ, और इसी में वो विदेशी वर्ण जो है अंग्रेजी वाला औ, ये भी पश्च के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पश्च में क्या क्या शामिल है। एक सवाल मैं आपको यहाँ और बता देना चाहता हूँ, ये जिस वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं ये वर्गीकरण किसने किया है, भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी एक भाषा वैज्ञानिक थे। भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर नहीं माना है। इनके अनुसार क्या है कि री स्वर नहीं है, इसलिए जब इन्होंने ये वर्गीकरण किया तो न तो री को जीभ प्रयोग के आधार पर, न तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, न इसके बाद जो हम चर्चा करने वाले हैं न तो इसका जिक्र वहाँ आएगा, वहाँ पर भी हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब ओष्ठ के आधार पर अगर बात किया जाए वर्तुलाकार और अर्धवर्तुलाकार, अब यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
वर्तुल शब्द का शाब्दिक अर्थ ही, इसका मतलब ही होता है वर्तुल का या वृत्ताकार का मतलब होता है गोला, और ये अर्ध गोला या आधा गोला। और ये बहुत ही सरल है, जिन स्वरों को बोलते समय होठ एकदम गोल हो जाए वो वृत्ताकार होंगे, और जिनको बोलते समय होठ एकदम गोलाकार नहीं हो अर्धवृत्ताकार हो जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे सवाल आएंगे, कौन कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे एक तो होगा छोटा ऊ, एक होगा बड़ा ऊ, और आपको पता है कि दो स्वर और हैं जो ऊ की मदद से ही बने हैं। कौन? एक तो है ओ और एक है औ। इनको छोड़ करके जो है वो सब अर्धवृत्ताकार में आते हैं। इसमें आ का जिक्र आता है, छोटी ई का, बड़ी ई का, ए का और ए का, ए और ए। सच पूछिए तो अ, ये भी यहीं आएगा। और अ को उदासीन माना गया है, अ दोनों में से कहीं नहीं रखा जाता है। अगर रखा भी जाएगा तो कहाँ? वर्तुल में रखा जाएगा। वैसे मूल रूप से ये क्या है? ये उदासीन है। विद्वान कहते हैं कि ये न तो वर्तुल होगा, न तो अर्धवर्तुल या अर्धवृत्ताकार में आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपसे गलत ना हो पाए। तो अभी ये जो दो वर्गीकरण हम लोगों ने सीखा कि ओष्ठ के आधार पर और जीभ प्रयोग के आधार पर, तो जीभ प्रयोग के आधार पर ये तीन भेद हैं। अब सवाल कभी कभी इनके नाम से, जैसे अग्र, मध्य, पश्च और वर्तुल, इनमें से कौन सा जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर का भेद नहीं है? तो वर्तुल नहीं होगा। तो किस आधार पर कौन से भेद हैं, ये बात भी आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस क्रम का स्वर के हिस्से का अंतिम जो इंफॉर्मेशन हम आपको डिलीवर करने वाले हैं, उसमें हम सीखेंगे कि मुख विवर या मुख आकृति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, और इसके साथ ही ये स्वर वाला कंसेप्ट एकदम स्पष्ट रूप से समाप्त हो जाएगा। आप इसके सवाल आप प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि सवाल 99% आप कर पाएंगे। एक आध सवाल जो मिस होता है वो कंसेप्ट आप इसको दोबारा समझेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बातें भी मैंने आपको बताया था, बस प्रश्न करने की जो उनकी शैली थी वो शैली थोड़ी सी बदल दी गई, जिसके कारण आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सवाल आता है अगले हिस्से, जैसे अब हम देखेंगे मुख विवर भी कहा जाता है या फिर मुखाकृति के आधार पर, माने मुख की आकृति। मुखाकृति का मतलब मुख की आकृति के आधार पर। और अगर हम इस, हालांकि अभी बहुत तरीके से है, विद्वानों ने बहुत जीव पेशी के पेशीय तनाव के आधार पर उसको बांटा गया है कि पेशीय तनाव के आधार पर वो कठोर और शिथिल प्रकार के होते हैं। तो आपको इतना डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक जहाँ तक वनडे पे पूछने की उनकी सोच है, हम वहाँ तक चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा लगेगा कि इसकी आवश्यकता है तो वो 2-4-5 मिनट का वीडियो एक्स्ट्रा होगा, वो हम बना देंगे। पर अभी उसकी ज़रूरत आपको 2-4-5 साल तक नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मुख विवर या मुख आकृति के आधार पर इसको मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है संवृत्त, हम थोड़ा सा उल्टा लिख रहे हैं। एक होता है संवृत्त, एक है अर्ध संवृत्त। मैं क्रम इसलिए ऐसा लगाया हूं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि प्रश्न सवाल सॉल्व करना है, क्रम नहीं वहां लगाने को आएगा कि बताइए पहले क्या आएगा। फिर अर्ध संवृत्त हो गया, फिर हो जाएगा आपका अर्ध विवृत, फिर होता है विवृत। ये नाम अक्सर आप भूल जाएंगे परीक्षा में, तो इसलिए इसका अनुवाद होना जरूरी है। संवृत्त का मतलब होता है बंद। देखिए, संवृत्त का मतलब होता है क्या? बंद। अर्ध संवृत्त का मतलब हो जाएगा क्या? अब आप आसानी से समझ पाएंगे, आधा बंद। अब विवृत का मतलब होता है खुला, और अर्ध विवृत का मतलब हो जाएगा आधा खुला।
अभी आपके मन में जो सवाल पैदा होंगे हम उसको अभी शट आउट करेंगे। कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, उसकी आकृति बने ही न, तो ऐसा होता नहीं है कि एकदम से बंद नहीं होगा, लगभग बंद होगा, तो यहाँ लगभग शब्द लगा दिया जाता है। होता तो बंद ही है संवृत का मतलब, लेकिन लगभग इसलिए लगा दिया जाता है कि यदि आप मुख को बंद ही कर लेंगे तो फिर स्वरों का उच्चारण होगा कैसे। के लिए तो मुख का कुछ हिस्सा ओपन होना आवश्यक है, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप समझ पाए हैं तो अब जब शब्दावली आपको पता होगा तो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आखिर कौन से ऐसे स्वर हैं जिनमें मुख लगभग बंद होता है, उससे ज़्यादा किस में खुलता है, उससे ज़्यादा किस में खुलता है और सबसे ज़्यादा किस में खुलता है। ये हमारा सीक्वेंस होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये 3 हैं, एक है छोटी ई, एक है बड़ी ई, एक है छोटा ऊ और एक है बड़ा ऊ। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। अब यहाँ मुख के गोल होने, जीभ के आगे पीछे से मतलब नहीं है कि जीभ कैसा हो रहा है, होठ कैसा हो रहा है, अब मुख के आकृति के आधार पर की बात की जा रही है। तो कहते हैं कि इसमें बहुत कम मात्रा में मुख ओपन होता है। इससे थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है अगर हम बात करें तो अर्ध संवृत्त में, और अर्ध संवृत्त में एक तो जिक्र आएगा ए का और एक आता है ओ का। इससे भी ज़्यादा जो मुख ओपन होता है वो आता है आपका ऐ में, औ में और अ में। और सबसे ज़्यादा जो मुख ओपन होता है वो होता है आ के दरमियान, आ। तो आपने देखा कि इसमें सबसे कम, अब इसकी तुलना में ज़्यादा ए ओ में, इसकी तुलना में ज़्यादा ए औ अ में, और इसकी ज़्यादा तुलना में तो आ। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर आधा बंद और आधा खुला, बात तो एक ही है, बात एक नहीं है। जैसे चांद निकलता है तो आपने देखा होगा कि पहले दिन चांद मान लीजिए इतना निकला, दूसरे दिन, फिर 5 दिन बाद देखेंगे तो चांद की आकृति कुछ ऐसी हो गई। फिर हमने देखा कुछ दिन और इधर से बनाना शुरू करें तो ठीक होगा। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि चांद पहले दिन मान लीजिए इतना निकला, दूसरे दिन या 5 दिन बाद इतना बड़ा हुआ, 10 दिन बाद क्या हुआ, इतना बड़ा हुआ, और 15वें दिन बाद वो और बड़ा हो गया। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि ये जो चांद का 5वां दिन था और जो 10वां दिन था, दोनों दिन उसकी आकृति समान होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक यही स्थिति यहाँ है, ठीक यही 5वां दिन वाला हिस्सा समझ लीजिए ये है। इसलिए अर्ध संवृत और अर्ध विवृत, आधा बंद और आधा खुला का कंसेप्ट लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि कोई पूछे तो ये चांद वाला उदाहरण, मून का एग्जाम्पल आंख मूंद कर दे दीजिएगा, तो ज़्यादा सरल होगा, सहज होगा। इस तरीके से आज वाली जो हम लोगों ने क्लास के बारे में पढ़ा, ये स्वर के पूरे डिमेंशंस के बारे में बता दिए हैं। व्यंजन जब पढ़ाएंगे, व्यंजन में एक कंसेप्ट आएगा विशिष्ट वर्ण, वहाँ विशिष्ट वर्ण में कुछ चर्चा हम बढ़ा देंगे जो स्वर से भी संबंधित होंगे, और वहाँ चीज़ों को आप समझ पाएंगे। पर आपके उपयोगिता के लिए स्वर वाले हिस्से से जितने भी सवाल आ सकते हैं या आए हुए हैं या आएंगे, वो आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिया। इसे 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार चाहें आप धूमधाम से देखें, और ये मान करके चलें कि आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के नहीं, बहुत ही मनोयोग से, धूमधाम से आप इसका अध्ययन। तो आज के लिए लेते हैं विदा, कल मिलते हैं इसके अगले हिस्से लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।